हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग अड्डा 21 में। और साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं भारत में शिक्षा का विकास कैसे हुआ। इस वीडियो में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार जो है आधुनिक भारत में शिक्षा का विकास जो है कैसे हुआ। तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ प्राचीन शिक्षा के इतिहास पर फोकस करते हुए, मध्यकालीन इतिहास पर फोकस करते हुए सीधा हम लोग जो है आधुनिक काल में यानी ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में आने के बाद जो है और देश की आज़ादी तक शिक्षा का विकास भारत में किस क्रम में हुआ, हम उसी क्रम को जानने का प्रयास करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि बहुत सारा प्रश्न यहाँ से, चाहे आपका टेट एग्जाम हो, सुपर टेट एग्जाम हो, सिविल सर्विसेज एग्जाम हो, चाहे कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, खास करके निश्चित रूप से यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जाता है। दोस्तों जो है ये वीडियो अपने आप में बहुत ही यूनिक होने वाला है। इसमें जो भी क्वेश्चन, इस वीडियो की ये खासियत है कि इसमें जो भी क्वेश्चन लिए गए हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट होंगे। ये वीडियो थोड़ी बड़ी जरूर हो सकती है क्योंकि एक ही वीडियो में पूरे सारे चीज़ों को देने का प्रयास किया गया है। यदि आप इस वीडियो में अंत तक बने रहे तो ये आप कहने को मजबूर होंगे कि वास्तव में ये वीडियो गागर में जो इस वीडियो में गागर में जो है सागर को भरा गया है। तो दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ कृपया करके आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जब भी मैं कोई महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊं तो वो आपके पास डायरेक्ट जो है चली जाए। दोस्तों इसके पहले मैंने जो है शिक्षा से संबंधित ऑलरेडी 2 वीडियो बना रखी है, जिसमें जो है मैंने भारत की नई शिक्षा नीति सन 2020 के ऊपर वीडियो बना रखी थी, जिसके आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया, काफ़ी देखा उसको। इसके बाद मैंने दूसरी वीडियो बना रखी है कि भारत के अंदर भारत में शिक्षा के विकास का जो है संवैधानिक क्रम क्या है, यानी भारत में जो है शिक्षा का संवैधानिक विकास कैसे हुआ। ये तीसरी वीडियो है दोस्तों। तो चलिए हम लोग सीधा जो है टॉपिक पे बात करते हैं। आखिरकार ये जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में जो है भारत के अंदर शिक्षा का विकास कैसे हुआ। तो चलिए हम लोग सीधा जो है बात करते हैं यहाँ पे। तो आप देख रहे हैं, देखिए प्राचीन काल में जो है हमारा जो भारत था ना, आप देख रहे हैं कि प्राचीन काल में भारत विश्व में शिक्षा का केंद्र था। अगर हम प्राचीन कालीन शिक्षा की बात करें तो प्राचीन काल में जो हमारा भारत था वो पूरे विश्व शिक्षा का एक तरह से विश्व की शिक्षा का केंद्र बिंदु था। इसीलिए भारत को जो है विश्व गुरु की संज्ञा दी जाती है। अब बात करते हैं उस समय शिक्षा के जो हमारे प्रमुख केंद्र हुआ करते थे। यहां से आपका प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न यहीं से लगना शुरू हो जाता है। तो आपको पता है कि 4 ऐसे जो है उस समय विश्वविद्यालय थे जो शिक्षा के प्रमुख प्राचीन में केंद्र हुआ करते थे। आपका तक्षशिला विश्वविद्यालय है, जो आपका रावल वर्तमान में जो है, देखिए जो ये तक्षशिला विश्वविद्यालय जो है यह विश्व का प्रथम प्राचीन विश्वविद्यालय माना जाता है। अगर कोई प्राचीन विश्वविद्यालय में अगर किसी विश्वविद्यालय की संज्ञा दी जाती है विश्व का, तो विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय जो है वह तक्षशिला विश्वविद्यालय आपका है। जो पहले जो है तक्षशिला जो जगह थी वो राजधानी थी आपकी जो है गांधार की, लेकिन आधुनिक में यह जो है रावलपिंडी पाकिस्तान में यह जो है विश्वविद्यालय यानी तक्षशिला विश्वविद्यालय स्थित है। दूसरा जो विश्वविद्यालय था प्राचीन काल में जो शिक्षा का प्रमुख केंद्र था वो नालंदा विश्वविद्यालय है, यानी नालंदा बिहार का वो नालंदा जिला। तो नालंदा विश्वविद्यालय आपको पता है कि जो है बौद्ध धर्म एवं खास करके अब देखा जाए तो बौद्ध धर्म एवं हिंदू धर्म की वहाँ पे शिक्षा दीक्षा दी जाती थी। तो नालंदा विश्वविद्यालय नालंदा बिहार में स्थित है। अब यहाँ से प्रतियोगी परीक्षा में प्रश्न आपसे पूछा गया है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण गुप्त शासकों द्वारा जो है आपका कराया गया था और उस गुप्त शासक का नाम पूछता है कुमार गुप्त प्रथम। यानी अच्छे से याद रखना है कि नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था। तो नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण जो है आपके कुमार गुप्त प्रथम द्वारा कराया गया। ये बहुत बार पूछा गया है। जो तीसरा विश्वविद्यालय था प्राचीन काल में जो शिक्षा का केंद्र हुआ करता था वो आपका कांचीपुरम था। कांचीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित एक विश्वविद्यालय था जो प्राचीन काल में दक्षिण भारत में हिंदू धर्म का एक बहुत बड़ा शिक्षा का केंद्र माना जाता था। अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग विक्रमशिला विश्वविद्यालय। यह
भागलपुर बिहार में स्थित है और इसे पाल शासकों द्वारा बनवाया गया था, यानी पाल शासक राजा धर्मपाल द्वारा बनवाया गया। तो यह भी कई बार पूछा गया है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, तो धर्मपाल ने करवाया था। नालंदा विश्वविद्यालय का निर्माण किसने करवाया था, कुमारगुप्त प्रथम ने। अब जरा बात करते हैं, ये तो प्राचीन काल। अब आपको पता चला कि वास्तव में प्राचीन काल में जो है भारत एक जो है विश्व के शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, लेकिन मध्यकाल में जो है शिक्षा काफी जो है जैसे ही मुगल एवं अरब कंट्री के शासकों द्वारा जो है मध्यकाल में जो है शिक्षा का बहुत ज्यादा लोप हो गया। एक तरह से देखा जाए तो यूं कहा जा सकता है कि मध्यकाल में भी जो है शिक्षा के जो प्रमुख केंद्र वो भारत में ही थे। एक आपका अजमेर हुआ करता था और एक आपका जौनपुर एवं अजमेर जो थे वो मध्यकाल में जो है विश्व विख्यात शिक्षा के केंद्र थे। तो आपको अच्छे से थोड़ा सा माइंड में रखना है कि मध्यकाल में जो शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे वो जौनपुर एवं अजमेर था। लेकिन मध्यकाल में उच्च शिक्षा के कोई बहुत बड़े केंद्र नहीं खोले जा सके थे, लेकिन जो है जो प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा होती थी वो आपकी मदरसों एवं पाठशालाओं में दी जाती थी। तो अब तक यहाँ पे आपने जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखा वो यही देखा, जो भारत के 4 जो है शिक्षा के जो प्रमुख प्राचीन केंद्र हैं, खास करके तक्षशिला, नालंदा, आपका विक्रमशिला और कांचीपुरम जो विश्वविद्यालय। उसके बाद जो है आपने देखा। अब चलिए जहाँ से आपका बहुत ज़्यादा फिर आगे क्वेश्चन बनना शुरू होता है वो यह है कि भारत में आधुनिक एवं पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो देखिए जैसा कि देखिए भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रारंभ या आधुनिक एवं पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ कब से माना जाता है। तो आपको पता है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी आई। तो देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन जो पहले बंगाल के गवर्नर थे वो रॉबर्ट क्लाइव थे, और उसके बाद अगर कंपनी के अधीन कोई पहला गवर्नर जनरल यदि भारत का बना तो वो वारेन हेस्टिंग्स बनते हैं। और वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में ही जो है भारत के अंदर जो है आधुनिक एवं पाश्चात्य शिक्षा का प्रारंभ होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि बार बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के अंदर बनने वाला वो पहला कानून कौन है, तो आपको पता होना चाहिए वो आपका रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 बना था। उसी सन 1773 के तहत ही जो है आपके जो है यूं जो है वारेन जो हेस्टिंग्स थे जो आपके जो है पूरे जो है बंगाल के गवर्नर जनरल बोले जाते थे, तो उन्हीं के जो है मतलब वो आपका जो रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773 था उसी के तहत उन्हें रखा गया। तो आप जैसा देख पा रहे हैं कि सन 1781 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में जो गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स थे, इन्हीं को जो है आधुनिक एवं पाश्चात्य शिक्षा की शुरुआत यहीं से मानी जाती है। अब देखिए होता क्या है, सन 1781 ईस्वी में कोलकाता में एक मदरसा स्थापित किया गया। तो यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि आखिरकार जो है आधुनिक भारत में जो पहला शिक्षा जो अंग्रेजों द्वारा जो पहला स्कूल खोला गया वो आपका मदरसा था कोलकाता के अंदर, और वो हुआ बना कब सन 1781 ईस्वी में, जो अरबी एवं फारसी भाषा का केंद्र हुआ करता था। अब देखिए बात करते हैं, अब देखिए इसी के बाद जब भारत के अंदर कैसे देखिए शिक्षा का विकास होता है, तो आप देख पा रहे हैं कि वारेन हेस्टिंग्स द्वारा सर्वप्रथम सन 1781 ईस्वी में कोलकाता में एक मदरसा खोला गया। दूसरी बात एशिया, ये बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किसने की। तो देखिए एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सन 1784 ईस्वी में की जाती है और विलियम जोन्स द्वारा की जाती है। कहाँ की जाती है? कोलकाता के अंदर। यह बहुत बार पूछा गया है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना कब की गई? सन 1784 में की गई। किसके द्वारा की गई? विलियम जोन्स के द्वारा की गई। कहाँ की गई थी? कोलकाता में की गई थी। अब जरा ध्यान देना है कि इसी सोसाइटी द्वारा, यह बहुत बार परीक्षा में यहां भी प्रश्न पूछा गया है कि इसी सोसाइटी द्वारा विलियम विल्किंस था। देखिए इसी सोसाइटी के अंतर्गत एक विल्किंस नामक विद्वान था। इस विल्किंस नामक विद्वान ने, ये अंग्रेजी का विद्वान था, इसने सन 1784 ईस्वी में
भगवत गीता एवं हितोपदेश, इन दोनों का अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किया। तो जैसा कि आप जानते हैं कि श्रीमद् भागवत गीता का अनुवाद हिंदी में किसने किया, सॉरी इंग्लिश में, चूंकि ये तो श्रीमद् भागवत गीता ऑलरेडी थी, इसका इंग्लिश में अनुवाद किया। तो श्रीमद् भागवत गीता का और हितोपदेश का इंग्लिश में अनुवाद करने वाला वो पहला व्यक्ति कौन था, यानी वह विल्किंस ने किया था। इसके बाद जो एशियाटिक, जो ध्यान देना है, जो आपकी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के जो संस्थापक थे, जो अध्यक्ष थे विलियम जोन्स ने, उन्होंने स्वयं, यानी विलियम जोन्स ने स्वयं जो है अभिज्ञान शाकुंतलम, जो कालिदास जी द्वारा लिखा गया, गीत गोविंद और मनुस्मृति का उन्होंने जो है इंग्लिश में अनुवाद किया। यानी यह विलियम जोन्स ने स्वयं जो है इन ग्रंथों का इंग्लिश में अनुवाद करने का काम किया। उसके साथ ही साथ देखते हैं जो मनुस्मृति एक तरीके का हिंदू ग्रंथ मानी जाती थी, तो मनुस्मृति का उसने अनुवाद किया और अनुवाद इंग्लिश में करके नाम रखा ए कोड ऑफ हिंदू लॉ। तो यह भी आपसे पूछा जाता है ए कोड ऑफ हिंदू लॉ, जो मनुस्मृति का अनुवाद किसके द्वारा किया गया, तो आप विलियम जोन्स के द्वारा बताएंगे, जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना किए थे सन 1784। चलिए ये बात क्लियर हो गई। अब उसके बाद जो है देखिए लॉर्ड विलियम हेस्टिंग्स के ही शासनकाल में एक जो है अंग्रेजों की एक प्रेसिडेंसी आपकी बनारस हुआ करती थी, और उस बनारस प्रेसिडेंसी में एक जोनाथन डंकन थे, जो आपके देखिए बनारस ब्रिटिश प्रेसिडेंट, बनारस के जो ब्रिटिश के जो प्रेसिडेंट हुआ करते थे, जिन्हें जोनाथन डंकन के नाम से जाना जाता था, इन्होंने सन 1791 ईस्वी में बनारस ब्रिटिश रेजिडेंट जोनाथन डंकन के प्रयास से संस्कृत विश्वविद्यालय खोला गया, जो आज आपका संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जो वाराणसी में स्थित है। यहाँ पर जो है संस्कृत की शिक्षा आपकी दी जाती थी। संस्कृत शिक्षा का यह बहुत बड़ा केंद्र बना वाराणसी के अंदर। तो ये कब बना यह पूछा जाता है, तो सन 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन के द्वारा संस्कृत विश्वविद्यालय जो है वाराणसी में खोला जाता है। अब देखिए आपने देखा कि भाई वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा पहला मदरसा जो है सन 1781 में कोलकाता में खोला गया। उसके बाद जो है अंग्रेजों द्वारा जो है यहाँ पर देखिए अंग्रेज ये जानना चाहते थे कि जो भारत की जो प्राचीन शिक्षा, जो वेद ग्रंथ पुराण उपनिषद जो भी हैं, आखिरकार ये क्या संदेश दे रहे हैं, इनके अंदर क्या वो ऐसी चीज है, इसको जानने का प्रयास करने के लिए जो है इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स द्वारा की जाती है। भारत के प्रमुख ग्रंथों का इंग्लिश में अनुवाद करा करके वो लोग ये जानने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में यहाँ की जो है जो प्राचीन शिक्षा थी वो क्या थी, किस पर आधारित थी। ठीक है, तो अब चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। तो देखिए लॉर्ड वेलेजली ने सन 1800 ईस्वी में, लॉर्ड वेलेजली ने क्या, अब देखिए अब आते हैं लॉर्ड वेलेजली। तो ये अब देखिए शिक्षा के क्षेत्र में सन 1800 ईस्वी में एक बहुत बड़ा जो है प्रयास किया जाता है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा। तो लॉर्ड वेलेजली ने सन 1800 ईस्वी में कंपनी के असैनिक अधिकारियों की, यानी जो सैनिक नहीं हुआ करते थे, जो सैनिकों के अधिकारी हुआ करते थे, उनके प्रशिक्षण के लिए कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना जो है की जाती है, जो बाद में आगे चल के यह 1802 में बंद कर दी जाती है और फिर 1806 में पुनः लंदन के अंदर इसकी शुरुआत की जाती है। यानी इस तरीके का जो अधिकारियों का जो प्रशिक्षण होता था अब वो लंदन में किया जाने लगा। तो लॉर्ड वेलेजली के प्रयास से सन 1800 ईस्वी में कंपनी ने जो है क्या काम किया कि कोलकाता के अंदर फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की। तो ये बहुत ज़्यादा आता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब की गई, सन 1800 ईस्वी में की गई। यही फोर्ट विलियम कॉलेज जाकर के अब जरा ध्यान देना, ये चीज़ हो गया। तो अब चलिए बढ़ते हैं जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बहुत बड़ा आगे बदलाव आता है। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट के बाद अंग्रेजों द्वारा जो है भारत को चलाने के लिए कई सुधार कानून बनाए। उन्हीं कानूनों के अंतर्गत एक जो है कानून यानी सुधार कानून बना जिसे चार्टर एक्ट, ध्यान देना है आपको,
चार्टर एक्ट 1813 यानी 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में सर्वप्रथम, अब एक चीज ध्यान देना, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट बना उसी के बाद और कई एक दो एक्ट बने, लेकिन सन 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था, देखिए इन्हीं का नाम आगे चल करके बाद में भारत शासन अधिनियम होता है। फिर जब हमारा देश आज़ाद होता है तो भारतीय संविधान की संज्ञा उसी को मिलती है। तो 1813 ईस्वी के चार्टर एक्ट में सर्वप्रथम भारतीय शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए 1 लाख रुपए का जो है अंग्रेजों द्वारा प्रबंध किया गया, यानी कंपनी द्वारा प्रबंध किया गया। तो ये बहुत बड़ी चीज ध्यान देने की, यह परीक्षा में पूछा जाता है कि भारत के किस कानून के द्वारा या अंग्रेजों द्वारा बनाए गए किस कानून के द्वारा, किस एक्ट के द्वारा जो है पहली बार शिक्षा के ऊपर 1 लाख रुपया खर्च करने का प्रावधान बना, यह परीक्षा में पूछा गया है। तो आपका जवाब होगा चार्टर एक्ट 1813 या चार्टर एक्ट 1813 के द्वारा। ये बात समझ में आ गई। उसके बाद देखिए भारत के अंदर जो है ना, जो ईसाई मिशनरियां हुआ करती थी, उन्होंने भी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे प्रयास किए। वो उनका तो मूल उद्देश्य था जो है कि जो है भारत के अंदर जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार करना, इसीलिए वे जो है भारतीय लोगों को शिक्षित करना चाहते थे। तो स्वान उन्होंने भी बड़ा योगदान दिया। जो सबसे बड़ा योगदान निकल के आता है वो राजा राम मोहन राय का होता है, जिसे भारत का यानी जिसे अग्रदूत बोला जाता है, जिसे पुनर्जागरण काल का पितामह की संज्ञा दी जाती है राजा राम मोहन राय को। तो आप देख रहे हैं कि 1817 ईस्वी की बात हो रही है। अब देखिए 1813 में चार्टर एक्ट बना, 1817 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर की सहायता से, देखिए एक अंग्रेज अधिकारी था जो डेविड हेयर, तो राजा राम मोहन राय ने डेविड हेयर की सहायता से कोलकाता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की। तो आखिरकार हिंदू कॉलेज कब बना कोलकाता के अंदर? 1817 ईस्वी में बनता है। यह पूछा गया क्वेश्चन किसकी सहायता से, जो है वो डेविड हेयर की सहायता से बनता है। और इसकी जो है बहुत ज़्यादा इसके संबंध में जो है आपका जो है राजा राम मोहन राय ने जो है बहुत ज़्यादा इनका सहयोग किया था। जैसा कि आप जानते हैं कि सती प्रथा का अंत करने में भी राजा राम मोहन राय का बहुत ज़्यादा सहयोग जो है था। आपका लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने जो है भारत के अंदर सती प्रथा का अंत करने में काफ़ी प्रयास किया था। अब देखिए बात जो बहुत ज़्यादा है, अब चलिए अब आप समझ चुके हैं कि भारत के अंदर सबसे पहले अब आप देखते हुए क्रम में चले आ रहे हैं कि सन 1781 ईस्वी में पहला मदरसा बना। उसके बाद एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सन 1784 ईस्वी में की जाती है। उसके बाद सन 1791 ईस्वी में जोनाथन डंकन द्वारा जो है संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय बनता है। लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा जो है आपका फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की गई। 1813 चार्टर एक्ट के द्वारा भारत के अंदर जो है 1 लाख रुपया शिक्षा के ऊपर व्यय किए जाने का प्रावधान हुआ। अब आगे आप देख पा रहे हैं कि राजा राम मोहन राय के सहयोग से 1817 ईस्वी में जो है आप देख रहे हैं कि हिंदू कॉलेज की स्थापना कोलकाता में होती है। अब देखिए आगे चल करके एक विवाद पैदा हो जाता है, जिस विवाद का नाम है प्राच्य आंग्ल विवाद। तो अब ये विवाद जो होता है ना, यह अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत जाना जाता है। देखिए अधोमुखी, अब जब आपके परीक्षा में आए अधोमुखी निस्यंदन का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया, तो आप इसका जवाब देंगे लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया। देखिए लॉर्ड मैकाले द्वारा ध्यान देना है आप कि देखिए अगर शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा जब बदलाव की बात आती है सन 1813 चार्टर्ड एक्ट के बाद, तो एक जो है इसके लिए जो है अंग्रेजों द्वारा जो है एक लोक शिक्षा समिति का गठन किया जाता है, जिसमें 10 सदस्यों को चुना जाता है। लेकिन उसमें होता क्या है कि जो उसके 5 सदस्य थे वो प्राच्य विद्या के जो है पक्ष में थे, यानी वो पाश्चात्य शिक्षा यानी वो जो है भारत की प्राचीन शिक्षा के पक्षधर थे। और जो 5 जो मेंबर हुआ करते थे वो आपके जो है आंग्ल विद्या के पक्षधर थे। तो इसी में आप देख रहे हैं जो प्राच्य विद्या वाले थे वो हिंदी, संस्कृत, अरबी को जो है शिक्षा का माध्यम बनाना चाहते थे और इसके प्रचार प्रसार की बात करते थे। पहली बात तो ध्यान देना, प्राच्य आंग्ल जो विवाद पैदा हुआ और वो विवाद के जो बना, तो इसके लिए देखिए जो एक समिति बनी थी, लोक शिक्षा समिति का उस समय सचिव कौन था यह पूछा जाता है। लोक शिक्षा जो प्राच्य आंग्ल जो विवाद था उसके लिए जो शिक्षा समिति बनी थी उसके सचिव कौन थे, तो H.T.
प्रिंसेप थे और उसका जो है मंत्री कौन था, H.H. विल्सन थे। तो ध्यान देना, ये लोग जो चाहते थे, ये लोग जो है प्राच्य शिक्षा के जो है समर्थक थे, लेकिन जो आपका जो लॉर्ड मैकाले था वह ये चाहता था, देखिए इन लोगों का राय था कि जो सरकार जो है प्रत्यक्ष रूप से प्रयास करे जो है कि शिक्षा जो है जन जन तक पहुंचाई जाए। इन लोगों का जो है मानना था कि सरकार का यह कार्य है कि शिक्षा को जन जन तक जो है पहुंचाने का कार्य करे और यह जिम्मेदारी उठाए। लेकिन जो है जो लॉर्ड मैकाले था उसका जो वो था, उसका यह विश्वास था कि सबसे पहले उच्च वर्ग को शिक्षित कर दिया जाए, यानी जो अवेयर तबका है केवल उसे ही शिक्षित कर दिया जाए, तो उन्हीं के माध्यम से जो है जन सामान्य तक शिक्षा जो है पहुंचाई जाएगी। मतलब वह उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करना चाहता था ताकि शिक्षा उच्च वर्ग के लोगों से निम्न वर्ग के लोगों तक पहुंचे। तो यही विवाद था। इसके समर्थक आपके जो है थे देखिए वारेन हेस्टिंग्स जो थे और लॉर्ड मिंटो जो थे, ये दोनों लोग प्राच्य विद्या यानी प्राच्य शिक्षा के जो है समर्थक थे। और यहीं पे जो है आंग्ल विद्या के आपके जो समर्थक हैं ये आपका लॉर्ड मैकाले था, लॉर्ड मुनरो था। तो अंत में जो है देखिए होता क्या है कि देखिए इस समय जो है आपके वेलेजली थे, देखिए लॉर्ड विलियम बेंटिक, जरा ध्यान देना, देखिए 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना स्मरण पत्र जो है, देखिए लास्ट में जो है लॉर्ड यानी जो शिक्षा समिति बनी थी, अंत में जो है देखिए उस समय गवर्नर जनरल कौन था, तो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है भारत के अंदर जो शिक्षा का माध्यम होगा वो अंग्रेजी होगा, इसको जो है उसने जो है, या भारत के अंदर जो शिक्षा दी जाएगी वो अंग्रेजी माध्यम से दी जाएगी, यह उसने जो है पारित कर दिया। तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने जो है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति जो उसने सिफारिश किया था, जो उसने 1835 में अपने संस्मरण पत्र में जो चीज दिया था उसी को मान लेते हैं। अभी आप देखते हैं कि लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति, तो लॉर्ड मैकाले जो है निम्न वर्ग के लोगों को, पिछड़े लोगों को, या वो जो उन ऐसे जो है निम्न वर्गीय तबके को शिक्षा देने की बात नहीं करता था। वो मातृभाषा का विरोधी था। वो ये नहीं चाहता था कि यहाँ की जो शिक्षा है वो देसी भाषा में, वो ये चाहता था, मैकाले की ये नीति थी कि वे रंग एवं रूप से तो वे भारतीय रहें, बट जो है वो चाहता था कि विचारों से जो भारतीय हैं वो अंग्रेज रहें। इसलिए जो है उसने जो है जो शिक्षा का माध्यम चुना वो अंग्रेजी भाषा को चुनता है। तो यही आपका देखा जाए तो और यह जो है उच्च वर्ग के लोगों को शिक्षित करना चाहता था, यह सभी को शिक्षा नहीं देना चाहता था। यही तो 2 फरवरी 1835 को मैकाले ने अपना स्मरण पत्र जो है दिया और 7 मार्च 1835 को जनरल लॉर्ड बेंटिक के द्वारा, यानी जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में शिक्षा का माध्यम अंग्रेजी बनाया गया। तभी से जो है भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत हो गई। अब इसके बाद और मजबूती देने का काम कौन किया? मैकाले ने तो जो है शिक्षा के अंदर भाषा का आधार अंग्रेजी को चुना, लेकिन इसने और जैसे ही लॉर्ड हार्डिंग आता है तो लॉर्ड हार्डिंग ने क्या किया कि इसे और मजबूती दे दिया। उसने कहा कि सभी सार्वजनिक पदों पर जो भी खुली भर्तियां होंगी उसमें जो है कहा कि अंग्रेजी का ज्ञान रखने वाले व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी, यानी उसे ही लिया जाएगा। और बाद में तो उसने 1844 ईस्वी में सरकारी नौकरी के लिए अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया। तो इस तरीके से उस टाइम में जो लोग अंग्रेजी जानते थे, यानी जो उच्च वर्ग के लोग ही पढ़ पाते थे, वही अंग्रेजी शिक्षा या जो अंग्रेजी शिक्षा के जानकार होते थे, जो अंग्रेजी के माध्यम से शिक्षा लेते थे, उन्हीं को जो है सार्वजनिक पदों पर या खुली भर्ती के रूप में उन्हें लिया जाता था, बाकी अन्य को नहीं लिया जाता था। तो ये लॉर्ड हार्डिंग जो है लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति को, और यानी आप देख रहे हैं कि 1844 तक भारत में देखा जाए तो शिक्षा का जो आधार था वो आपकी अंग्रेजी भाषा थी। फिर हम लोग आगे थोड़ा बढ़ते हैं तो अब जो है शिक्षा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है।
जो यहाँ से जो देखिए भारत के अंदर अगर शिक्षा के में यानी अंग्रेजी शासन काल में अगर शिक्षा के क्षेत्र में कोई बहुत बड़ा बदलाव शुरू होता है तो वह जो है चार्ल्स का वुड डिस्पैच सन 1854 में। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, अगर कुछ भी नहीं आया तो यहाँ से 100% क्वेश्चन बनता है कि भारत के किस जो है या किसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा बोला जाता है। देखिए इस जो है जो शिक्षा के क्षेत्र में यह जो चार्ल्स वुड के द्वारा जो सुधार किया गया, ये जो सुधार इनके शासनकाल, देखिए पहले चलो हम लोग यहाँ से शुरुआत करते हैं। लॉर्ड डलहौजी, तो देखिए जब चार्ल्स का वुड डिस्पैच जब आया तो उस समय लॉर्ड डलहौजी थे। लॉर्ड डलहौजी ने जो है नई शिक्षा नीति के ऊपर यानी उसने जो है शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव लाना चाहता था, तो उसके लिए उसने चार्ल्स वुड की सहायता से एक आयोग बनाया, एक कमेटी बनाता है जो चार्ल्स का वुड डिस्पैच के नाम से जानी जाती है सन 1854। अब देखो होता क्या है, कंपनी ने 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति घोषित की, यानी जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसने 19 जुलाई 1854 को नई शिक्षा नीति की घोषणा की और अखिल भारतीय आधार पर शिक्षा नियामक पद्धति का गठन किया गया। यानी भारत में पहली बार जो है पूरे अखिल भारतीय लेवल पे यानी पूरे भारत के समस्त भारत यानी संपूर्ण भारत यानी अखिल भारतीय आधार पर शिक्षा नियामक पद्धति का गठन किया गया, जिसमें 100 अनुच्छेद थे यानी 100 धाराएं 100 कानून बनाए गए शिक्षा को लेकर के। उसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण सुझाव भी थे, घोषणाएं भी थी। तो इस तरीके का यानी आधुनिक भारत में जो है अब तक इससे इतना ज़्यादा बदलाव जो है शिक्षा के क्षेत्र में नहीं हो पाया था। इसीलिए जो है चार्ल्स का वुड डिस्पैच जो 1854 है उसे भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा की संज्ञा दी जाती है। भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच 1854 को कहा जाता है, यही कारण था। अब इन्होंने क्या किया, अब इसमें कुछ जो मेन आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में जो क्वेश्चन आएंगे जो पूछे जा सकते हैं उसको लिया गया है। अब देखिए जिला स्तर पे कह रहा है, जिला स्तर पे जिले लेवल पे इसमें जो ये शिक्षा जो नीति बनी थी इसमें ये बताया गया कि जिला स्तर पे हाई स्कूल प्रांतों में एक, देखिए इन्होंने कहा कि आपके जो 5 प्रांत थे इन 5 प्रांतों के अंदर एक शिक्षा निदेशक रखने की व्यवस्था की गई। तो पहली बार अगर शिक्षा के क्षेत्र में हर प्रांत में एक शिक्षा निदेशक रखने का प्रबंध किया गया तो वो इसी कानून के तहत किया गया। और जो 3 प्रेसिडेंसी थी कोलकाता, मुंबई, मद्रास, इन तीनों प्रेसिडेंसियों में जो है इंग्लैंड की भांति जो है यहाँ पर भी एक विश्वविद्यालय खोलने की व्यवस्था इस शिक्षा नीति में की गई। यह सुझाव दिया गया कि कोलकाता, मुंबई, मद्रास जो ये तीनों प्रेसिडेंसियां हैं यहाँ आप एक विश्वविद्यालय खोलेंगे। ये बात हुई। हर जिले में हाई स्कूल लेवल तक की शिक्षा का स्कूल खोला जाएगा और जो 5 प्रांत हैं यहाँ पर एक शिक्षा निदेशक का प्रावधान किया जाएगा। गाँव में देसी भाषाओं में पाठशालाएं स्थापित की जाएंगी। तकनीकी एवं व्यावसायिक शिक्षा वाले विद्यालयों की स्थापना की जाएगी और अध्यापकों को साथ में इसके प्रशिक्षित किया जाएगा। तो देखिए इसी जो है, अब देखिए आता है परीक्षा में पूछा जाता है क्वेश्चन कि लोक शिक्षा विभाग की स्थापना कब की गई। तो देखिए जो लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाती है वो 1855 में की जाती है और इसी जो है वुड डिस्पैच 1854 बनने के बाद तो एक जो है लोक शिक्षा विभाग का गठन किया जाता है भारत में पहली बार। वो कब होता है, सन 1855 में। और तीनों प्रेसिडेंसियों में 1857 तक जो विश्वविद्यालय थे वो अस्तित्व में आ गए थे। यानी जो तीनों प्रेसिडेंसी आपकी कोलकाता है और आपकी मुंबई है और मद्रास है तो ये आ गए। तो ये रहा आपका इस तरीके से आपका वुड का डिस्पैच और 1854 जिसे शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है किसके शासन काल में पारित हुआ, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने ही जो है शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ा बदलाव लाने का काम किया था। इसी के लिए उसने जो है एक कमेटी बनाई थी
एक कमेटी का जो अध्यक्ष थे वो चार्ल्स वुड थे आपके। ठीक है, अब चलिए जो अगला जो है शिक्षा के क्षेत्र में जो भारत में सुधार बहुत बड़ा बदलाव आता है उसे जाना जाता है हंटर आयोग, यानी शिक्षा के अंदर हंटर शिक्षा आयोग। तो हंटर शिक्षा आयोग कब बना यह पूछा जाता है। तो जो हंटर आयोग था वो 1882 में बनता है। उस समय कार्यकाल किसका था, तो लॉर्ड रिपन। देखिए लॉर्ड रिपन को सज्जन रिपन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने जो है भारत के अंदर बहुत ज़्यादा जो है भारतीयों के हिसाब से जो है कार्य किया था, इसीलिए इनको जो है सज्जन रिपन की संज्ञा दी जाती है। तो जो हंटर आयोग 1882 में बना वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में बना। अब देखिए लॉर्ड रिपन ने जो है क्या किया था, एक हंटर जो है हंटर देखिए यहाँ पे नाम आता है विलियम, नाम था उनका विलियम विल्सन हंटर। तो विलियम विल्सन हंटर की अध्यक्षता में एक इन्होंने कमेटी बनाई, एक आयोग बनवाया जो है लॉर्ड रिपन ने, जिसके अध्यक्ष हंटर को बनाया गया था, इसीलिए इसे हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। और 1882 में ये बना। अब देखिए इसका मेन सुझाव क्या था। देखिए जो आयोग का मुख्य जो है कार्य था, देखिए सबसे बड़ा जो बदलाव आता है, इसीलिए देखिए हंटर आयोग आपसे प्रतियोगी परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। देखिए इस आयोग का मुख्य कार्य था प्राथमिक शिक्षा के विकास की समीक्षा पर सुझाव देना। इसे जो है यानी यह बेसिक शिक्षा कैसे दी जाए, यानी जो बुनियादी शिक्षा है उसी के ऊपर यह आयोग फोकस करता है, जिसमें 20 सदस्यों की एक कमेटी बनी थी, जिसमें 8 भारतीय लोगों को भी हंटर आयोग में रखा गया था। अब देखिए ये बहुत बड़ी बात निकल करके आई जो है हंटर आयोग के द्वारा। देखिए अगर अंग्रेजों के शासनकाल में प्राथमिक शिक्षा के ऊपर सबसे ज़्यादा काम हुआ तो यह हंटर आयोग में ही काम हुआ। प्राथमिक शिक्षा स्थानीय भाषा या मातृभाषा में हो, ये उन्हीं ने सुझाव दिया था कि भाई जो प्राथमिक शिक्षा है वो स्थानीय भाषा या मातृभाषा में हो, और उसका नियंत्रण जिला एवं नगर बोर्ड को सौंपा जाए। यानी उसका नियंत्रण कौन करेगा, जिला एवं आपका नगर बोर्ड करेगा। अब देखिए प्रेसिडेंसी नगरों के अलावा सभी स्थानों पर महिलाओं के लिए ये इन्होंने कहा कि जो प्रेसिडेंसी वाले जो नगर हैं इसके अलावा जो है अन्य सभी जगहों पर आप शिक्षा की व्यवस्था करिए। कहने का मतलब सभी स्थानों पर जो है महिलाओं के लिए खास करके शिक्षा की व्यवस्था की जाए। यानी महिला जैसे मतलब जो नगरों की जो प्रेसिडेंसियां होती थी, जो टाउन एरियाज होते थे, वहीं पे जो है महिलाओं को शिक्षा दी जा पाती थी, अन्य जगहों पे नहीं था। तो इन्होंने कहा कि नहीं, सभी स्थानों पर महिलाओं के लिए शिक्षा का विशेष एवं व्यापक प्रयास किया जाए। और उसी जो है हंटर आयोग की सिफारिश के बाद ही जो है सन 1882 ईस्वी में पंजाब में और 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। यानी इलाहाबाद विश्वविद्यालय कब बना, सन 1887 ईस्वी में। पंजाब विश्वविद्यालय कब बना, सन 1882 ईस्वी में। अब चलिए हम लोग थोड़ा बात करते हैं, एक आगे आयोग आता है जो रैले आयोग के नाम से जाना जाता है। देखिए रैले कमीशन लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में देसी भाषा विरोधी शिक्षा नीति की आलोचना। देखिए जो लॉर्ड कर्जन था ना, ये लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का विरोध किया, क्योंकि लॉर्ड मैकाले जो है अंग्रेजी शिक्षा को जो है भाषा का माध्यम बनाए थे। तो इसने भी इसकी आलोचना की कि नहीं, उन्होंने ऐसा गलत किया था। और ये जो रैले आयोग सर जो टॉमस रैले की अध्यक्षता में जो पहली बार भारत के अंदर अगर कोई विश्वविद्यालय आयोग बना तो 1902 में। तो देखिए 1902 में, देखिए ध्यान देना है यहाँ पे, तो भारत में उच्च शिक्षा और विश्वविद्यालय की समीक्षा के लिए 1901 में शिमला में एक आयोग गठित किया गया। और ध्यान देना है, तो देखिए सर टॉमस रैले की अध्यक्षता में पहली बार अगर विश्वविद्यालय यानी उच्च शिक्षा से संबंधित बात की गई तो एक आयोग बनाया गया, सर टॉमस रैले आयोग, जो विश्वविद्यालय आयोग जो उच्च स्तरीय शिक्षा की बात करता है। और ये आपका जो है कब बना है, 1902 में। लेकिन देखिए अब इसी रैले आयोग यानी सर टॉमस रैले जो कमीशन बना, इसी कमीशन के बेस पर जो है भारत के अंदर पहली बार 1904 में जो है भारतीय
विद्यालय अधिनियम बना। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम कब बना, ये बहुत बार पूछा गया जाता है कि भारत में पहली बार विश्वविद्यालय अधिनियम यानी विश्वविद्यालयों के लिए कानून भारत के अंदर कब बना, तो वो 1904 में बना। ये रैले आयोग जो था यह उच्च शिक्षा से संबंधित था, यानी यह विश्वविद्यालय शिक्षा से संबंधित आयोग था। और जो आप देख रहे हैं हंटर आयोग था वो प्राथमिक शिक्षा से संबंधित था। अब आप जो वुड डिस्पैच देख रहे हैं इसमें लगभग सारी शिक्षाओं से संबंधित था, लेकिन इसमें बुनियादी शिक्षा की बात इसमें भी कम की गई थी, ठीक है। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आया था, इसीलिए इसे जो है शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा गया। जो आपका जो हंटर आयोग है वो बेसिक शिक्षा से है, रैले आयोग जो है वो आपका जो है उच्च यानी विश्वविद्यालय शिक्षा से था। तो यह पूछा गया क्वेश्चन है, भारत में पहली बार विश्वविद्यालय अधिनियम कब बना, 1904 में। आगे बात करते हैं सैलडर आयोग। तो देखिए जो अगला 1917 से लेके 1919 के बीच माइकल सैलडर यानी एक सैलडर आयोग बना। इस आयोग का मेन काम जानना है। देखिए इस समय जो है गवर्नर जनरल आपके जो थे वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे। इस आयोग ने प्राथमिक से लेके विश्वविद्यालय के शिक्षा के अलावा महिला शिक्षा के लिए व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया। देखिए जो सैलडर आयोग बना कब बना, 1917 में बना। तो इसने प्राथमिक शिक्षा से लेकर के विश्वविद्यालय स्तर तक की शिक्षा के साथ साथ महिलाओं की शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा पर जोर दिया। और इसी सैलडर आयोग के बनने के बाद ही 1916 में देखिए उस समय भारत में 7 विश्वविद्यालयों की स्थापना होती है, जिसमें 1916 में वाराणसी में VHU की बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना। यानी आपसे बहुत बार पूछा जाता है VHU की स्थापना कब की गई, 1916 में। उसके बाद 1916 में ही मैसूर में भी विश्वविद्यालय बना, 1917 में पटना विश्वविद्यालय बना, 1918 में जो उस्मानिया विश्वविद्यालय बनता है और 1920 में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बनाया गया। तो 1920 में अलीगढ़ विश्वविद्यालय, 1917 में पटना, 1916 में आपका VHU। ये आपसे पूछा जाता है, इसको तैयार रखना है। माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अब देखिए इसी सैलडर आयोग में ही बताया गया कि भाई माध्यमिक शिक्षा एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का गठन किया जाना चाहिए। यानी आपके सैलडर आयोग के द्वारा ही जो है भारत में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक बोर्ड की स्थापना करने की बात की गई। और इसी सैलडर आयोग में ही ये बात बताई गई कि स्नातक शिक्षा कम से कम 3 वर्ष की होनी चाहिए। और इसी सैलडर आयोग के थ्रू ही महिला शिक्षा बोर्ड का गठन किया गया। अब आते हैं मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना। तो देखिए होता क्या है, अक्टूबर 1937 में जो है ना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक सम्मेलन महाराष्ट्र के अंदर जो है वर्धा जगह पे होता है। एक जो है शैक्षणिक सम्मेलन था, शिक्षा के उन्नयन को लेकर के सम्मेलन था, जिसमें गांधी जी की परामर्श से डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में वर्धा शिक्षा आयोग की या वर्धा शिक्षा योजना बनी। ध्यान देना है, अक्टूबर 1937 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा महाराष्ट्र के वर्धा में एक शिक्षा का राष्ट्रीय सम्मेलन रखा गया, जिसमें गांधी जी के परामर्श से डॉक्टर जाकिर हुसैन की अध्यक्षता में वर्धा शिक्षा योजना बनी, जिसका आधार देखिए अब आएगा कि वर्धा मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना कब बनी, 1937 में बनती है। वर्धा शिक्षा योजना कब बनी, 1937 में बनी। इसका मूल उद्देश्य क्या था, इसमें किस बात पे ज्यादा फोकस किया गया था, तो आपको इसी पे ध्यान देना है कि ये जो है हस्त उत्पादन कार्य के ऊपर ज्यादा बल दिया गया। ये बताया गया कि बच्चों को व्यावसायिक एवं हस्तशिल्प कला का ज्ञान देना बहुत ही अनिवार्य है। इसमें यही बात और एक चीज बात हुई थी इस वर्धा योजना के अंतर्गत कि 7 वर्ष की आयु तक मातृभाषा में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा देने की बात कही गई थी कि वास्तव में जो है 7 वर्ष की आयु तक के बच्चे को मातृभाषा में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाए, साथ में हस्त उत्पादन कार्य कराया जाए, यानी बच्चों के अंदर व्यावसायिक एवं हस्तकला का ज्ञान देने की बात, यानी व्यावसायिक एवं हस्तकला का ज्ञान देना ही इसमें मेन इसकी बात थी।
मौलिक शिक्षा की वर्धा योजना में। अब बात करते हैं शिक्षा की सार्जेंट योजना क्या थी। अब आगे आती है शिक्षा की सार्जेंट योजना। तो शिक्षा की जो सार्जेंट योजना 1944 में बनी, ये जॉन सार्जेंट तत्कालीन जो है शिक्षा मंत्री थे। तो सार्जेंट योजना का संबंध किससे है, बस यही आपको जानना है। तो ये बात करता था 6 से 11 वर्ष तक की। देखिए वर्धा में बात कही गई कि 7 साल तक के बच्चे को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दो। यहाँ बात की गई 6 से 11 वर्ष तक की आयु को निःशुल्क शिक्षा देना। और इसको जो सार्जेंट योजना बनी थी ये ऐसे ही आगे 40 सालों तक जानी थी, लेकिन खेर समिति ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया और इसकी समय सीमा घटा के 16 वर्ष रख दिया। तो आपने देखा सार्जेंट योजना का जो संबंध था यह 6 से 11 वर्ष तक के बच्चों की स्कूली शिक्षा से था। अब देखिए जो अब ध्यान देना है, अब इसके बाद आपके देश में जो है आपका देश आज़ाद हो जाता है और आज़ाद भारत के अंदर अगर जो पहला कोई आयोग बनता है तो लॉर्ड माउंटबेटन के सहयोग से देखिए लॉर्ड माउंटबेटन उस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल थे और राधा कृष्ण आयोग बना। राधा कृष्ण आयोग जो है आपको पता है 1948 में बनता है। ये क्या था, विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा पर अपनी रिपोर्ट पेश की। यानी विश्वविद्यालय, देखिए राधा कृष्ण आयोग जो था वो विश्वविद्यालय शिक्षा को लेकर के बना था। विश्वविद्यालय स्तर पर शिक्षा अपनी रिपोर्ट पेश की। विश्वविद्यालय से पूर्व 12 तक का उन्होंने ये कहा कि भाई विश्वविद्यालय में, यानी विश्वविद्यालय की अगर आपको स्नातक की शिक्षा लेनी है, अगर आपको विश्वविद्यालय में नामांकन कराना है तो उसके पूर्व जो है ये बात बता दी गई कि आपको इसके पहले जो है 12 वर्ष तक आपको अध्ययन किए हुए रहना चाहिए। यानी आपकी स्कूली शिक्षा यदि आपकी 12 वर्ष तक कंप्लीट हो गई है तभी आप विश्वविद्यालय शिक्षा में आपका नामांकन होगा। और ध्यान देना है आप, यह जो है बताया गया। और इसी समय जो है यूजीसी का यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का गठन किया गया। तो आता है परीक्षा में यूजीसी का गठन भारत में कब किया गया, तो 28 दिसंबर 1953 को यूजीसी का भारत के अंदर गठन किया जाता है। और 1956 में जो है यूजीसी को एक स्वतंत्र निकाय घोषित किया गया भारत। ये आज़ाद भारत की बात हो रही है। देखिए जो राधा कृष्ण आयोग बना ये आज़ादी के बाद बनता है और यह जो है विश्वविद्यालय शिक्षा के ऊपर बना था। इसमें बात ये बताई गई थी कि विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त करने से पूर्व जो है आपको 12 वर्ष की जो है स्कूली शिक्षा आपको लेना, यानी 12 वर्ष तक आपकी शिक्षा कंप्लीट होने के बाद ही विश्वविद्यालय शिक्षा आपको प्रदान की जाएगी। इसी के थ्रू भारत में यूजीसी का गठन होता है। ये यूजीसी का गठन 28 दिसंबर आपका 1953 को होता है और 1956 में यूजीसी को स्वतंत्र निकाय बना दिया जाता है। अब देखिए 1947 जब आपका देश आज़ाद हुआ था उस समय आपके देश में 19 विश्वविद्यालय हुआ करते थे और आज जो है 2014 तक आपके देश में 677 विश्वविद्यालयों की स्थापना हो चुकी है। अब देखिए आगे बात करते हैं हम लोग कोठारी आयोग। तो देखिए जो कोठारी आयोग था 1964 में कोठारी आयोग की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय शिक्षा आयोग का गठन हुआ और कार्यानुभव एवं नैतिक शिक्षा पे बल देता था। और ध्यान देना जो कोठारी आयोग था यह बहुत ज़्यादा जो है कार्यानुभव एवं नैतिक शिक्षा पे बल देने वाला था। यह जो है कोठारी आयोग 1964 में बनता है राधा कृष्ण आयोग के बाद। और इसी की देखिए कोठारी आयोग की सिफारिश पर ही जो है भारत में पहली नई शिक्षा नीति जो 1968 बनती है। ध्यान देना आपको जो भारत की जो पहली शिक्षा नीति 1968 बनी वो कोठारी आयोग की ही सिफारिश पे बनी है। और दूसरी जो भारत के अंदर जो शिक्षा नीति बनी वो 1986 में संशोधन किया जाता है और 38 वर्षों के बाद जो है भारत के अंदर जो है नई शिक्षा नीति सन 2020 बनती है, जिसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, आप जाके देख सकते हैं। अब 2 आयोग बच जाते हैं। एक बच जाता है राममूर्ति समिति। तो देखिए राममूर्ति समिति जो है 1990 में बनती है। राममूर्ति समिति जो है 1990 में बनी और उन्होंने जो है अपना जो इस समिति ने जो सिफारिश की थी वो यही था नवोदय विद्यालय, यानी हर जिले में नवोदय विद्यालय की स्थापना की जाए और उसे जो है
काफ़ी यूनिक बनाया जाए और व्यावसायिक शिक्षा पर बल देने की बात की गई थी। तो राममूर्ति शिक्षा आयोग का संबंध 1990 में बना ये आयोग, ये समिति बनी और ये नवोदय विद्यालय एवं व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाली समिति थी। आगे बढ़ते हैं, यशपाल समिति। तो जो यशपाल समिति थी वो 2008 में बनती है। यह राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग, देखिए राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग बनाने की बात करती है। यशपाल समिति जो 2008 में बनी, उसने कहा कि राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान आयोग का गठन किया जाना चाहिए और जितने भी डीम्ड विश्वविद्यालय हैं उनकी मान्यता को समाप्त कर देना चाहिए। तो जो यशपाल समिति थी वो राष्ट्रीय उच्च शिक्षा एवं अनुसंधान को बढ़ावा देने को लेकर के गठित की गई थी। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि इस वीडियो में जितने भी अब तक के कुछ खास प्रमुख आयोग थे और उनसे जुड़ी कुछ खास बातें थी और जो भी आपसे इससे संबंधित प्रतियोगी परीक्षा में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते, उन्हीं बिंदुओं पर दोस्तों हम लोगों ने जो है डिस्कस करने का काम किया। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। यदि ये वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगा हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे जो है आप भेजने का काम करें। दोस्तों आपने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।